100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स। तभी ऋतिक ने अपने भाले से हमला किया और उसकी आंखें में एक रोशनी जलने लगी। 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स। ऋतिक ने चिल्लाते हुए अपनी फाइनल स्किल कास्ट की। उसी पल ऋतिक की सारी एनर्जी उस स्किल को कास्ट करने में लग गई। उसे तुरंत थोड़ी थकावट महसूस हुई, लेकिन भाले की नोक से ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्वाला उगल दी हो। पेंग। उसके भाले की स्किल से एक तेज रोशनी हुई और हवा में जली हुई स्मेल फैल गई। आग की लपटें एक धधकते हुए पक्षी में बदल गईं जो सीधे उस आदमी के शरीर पर लगीं। ओह नो! उस आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये किस टाइप की स्किल थी? उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने भी अपनी स्किल कास्ट की। यह एक ब्लेड काटने की एक स्किल थी जो हवा में एक बड़ा तूफान ले आता था। हालांकि वो ज़्यादा असरदार नहीं थी, लेकिन हो सकता था वो उस स्किल से उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाए और फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। पेंग। लेकिन उसकी स्किल का उस बर्ड पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उसके शरीर को आग की लपेटों से ढक लिया। आह! दर्द में वो आदमी करहाने लगा। हालांकि वो आग उसे जान से नहीं मार पाती। लीन ऋतिक ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने भले को उस आदमी के शरीर में भोंक दिया। वो भला सीधे उसके सीने के आर पार हो गया। रैंक एक वॉरियर मारा गया। क्या ब्रूना और बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। उसकी स्किल काफ़ी अलग थी और उन्हें अंदाजा हुआ कि ऋतिक को जिंदा छोड़ना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिनिक्स स्किल। ऋतिक को अब कोई घबराहट नहीं हो रही थी जब उसने उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। एक आदमी, एक भाला। ऐसा लगता था मानो वो 10,000 आदमियों का मुकाबला कर सकता है। जैसा कि फीनिक्स स्किल से आशा थी, वो डायमंड स्किल में लेवल अप करके के सक्षम थी। ऋतिक को अपने भाले की नोक से असीमित पावर्स बहती हुई महसूस हो रही थी। पूरा भाला एक आवाज करता हुआ समझ आ रहा था। जैसे ही ऋतिक ने भाला लहराया, ऐसा लगा मानो हर मूव उसके दिमाग में आ गया हो। पेंग। आग की लपटों ने भाले को पूरी तरह से घेर लिया और एक विशाल जलती हुई बर्ड में चेंज हो गया। ध्यान से ब्रूना और उसकी टीम ये देखकर भौचक्की रह गई। ऐसी स्किल तो केवल गोल्ड लेवल की ही हो सकती है। मुसीबत में पड़ने की बजाय वो तुरंत वहां से भागने लगे। लेकिन अजीब बात थी कि उस जलती हुई बर्ड ने केवल अपने पंख फैलाए और गायब हो गई। धत तेरी की! हमने उसे भाग जाने दिया। ब्रूना ने ठीक उसके बगल के पेड़ पर अपनी मुट्ठी मारी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस समय ऋतिक अपनी इकलौती जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक चट्टान के नीचे एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप गया और फिर एक राहत की सांस ली। उसे काफी थकान हो रही थी। वो पेड़ के सामने झुक गया और बुरी तरह हाँफने लगा। जब उसने पहली बार फीनिक्स स्किल का इस्तेमाल किया था तो उसे ऐसा लगा मानो उनके शरीर की सारी एनर्जी खींच ली गई हो। दूसरा बार उसने केवल उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था, क्योंकि वो नकली था। फ्यूरी स्किल इस्तेमाल करने के बाद वो काफ़ी थक गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब दोपहर हुई, ऋतिक को अपनी एनर्जी वापस आती हुई महसूस हुई। चांदी के भले में दरारें पड़ गई थी। जैसे ही ऋतिक ने उसे फिर से उठाने की कोशिश की, वो भला टुकड़ों में बिखर गया। ये काफ़ी पावरफुल स्किल है। ये एक भाले का ऐसा हाल कर सकती है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद ऋतिक ने एरिया A20 शहर लौटने के बारे में सोचा। वे लोग वहां रियल बैटल की ट्रेनिंग के लिए आए थे और अब लौटने का समय हो गया था। जैसे ही ऋतिक ऊपर की ओर चढ़ने लगा, उसने पेड़ की बड़ी शाखाओं को पकड़ लिया और लताओं को खींच लिया। ऋतिक ने आराम करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि अगर वो दोबारा गिरा तो जरूर ही मारा जाएगा। प्रोफेसर राजीव शहर के गेट पर खड़े हुए थे और जब उन्होंने स्टूडेंट्स को लौटते हुए देखा तो एक राहत की सांस ली। 3 दिनों के रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग के बाद कई स्टूडेंट्स काफ़ी पावरफुल हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस आने लगे। प्रोफेसर राजीव ने एक राहत की सांस। उन्हें डर था कि इस बार भी कोई मारा ना जाए। जेम्स की नज़रें शहर के गेट्स की ओर जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। जेम्स, क्या तुमने ऋतिक को देखा? तभी प्रोफेसर राजीव ने स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया था और तुरंत ही उनकी आईब्रोज सिकुड़ गई। उनके पास एक इंसान की कमी थी और वो ऐसा इंसान था जिसके पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन हाल ही में वो काफ़ी पावरफुल हो गया था। मैंने उसे नहीं देखा। जेम्स के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने ना अपना सिर हिलाया और फिर उसने प्रोफेसर राजीव को सारी घटना बता दी। तुम कह रहे हो कि वो जंगल की गहराइयों में भाग गया? जब प्रोफेसर राजीव ने जेम्स की बात सुनी तो वे शॉक हो गए। जंगल की गहराइयों में हाई रैंक के मॉन्स्टर्स घूमते रहते थे और उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। अगर ऋतिक उस ओर गया होगा तो वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। हो, कचरा तो कचरा ही होता है। उसे ज़ॉम्बीज ने खा लिया होगा या किसी मॉन्स्टर ने मार डाला होगा, महर ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। जब उसने जेम्स को अपने भागने की बात याद करते हुए सुना तो वो थोड़ा चिढ़ गया। उस समय वो केवल एक पल के लिए डरा था और वास्तव में रैंक 1 के ज़ॉम्बीज से निपटना उसके लिए कुछ भी नहीं था। बाकी लोग तो बस यही खुशी मना रहे थे कि ऋतिक किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, हो सकता है वो वापस आ रहा हो, प्रोफेसर राजीव ने गेट के पास इंतजार करते हुए कहा। सूरज डूब रहा था और आसमान में अंधेरा छाने वाला था। भूल जाओ, वो मर गया होगा। अभिनव खन्ना अभी भी ऋतिक से हारने को लेकर चिढ़ा हुआ था। हालांकि उसका हाथ वापस से ठीक हो गया था, लेकिन एक कमजोर लड़के से हारना, ये एक ऐसी शर्म थी जिसे जल्दी नहीं धोया जा सकता था। लेकिन जब ऋतिक मर जाएगा तो ये मामला भी भुला दिया जाएगा।
किसने कहा मैं मर गया हूँ। ठीक उसी समय दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, सामने से एक हैंडसम लड़का चला जा रहा था। ऋतिक। जब जेम्स ने ऋतिक को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। लौटते समय ऋतिक को पहले ही एहसास हो गया था कि वो गलत दिशा में भाग गया था और यही वजह थी कि उसकी डेट हाई रैंक के मॉन्स्टर के साथ हो गई थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी क्योंकि तुम मरे नहीं, महर ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा, लेकिन उसे ऋतिक के पास से एक अजीब सी फोर्स महसूस हो रही थी जो उसकी फोर्स को दबा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिर से पौवा हो गया हो? अभिनव थोड़ा घबरा गया, दूसरों के पीछे जाकर छिप गया। ऋतिक, क्या तुम ठीक हो? प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक के फटे हुए कपड़े देखे और उसके पास उसका बैटल ब्लेड भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत कुछ खेला था। मैं ठीक हूँ। ऋतिक, क्या तुमने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा? महर के सर्वेंट मोहन ने ऋतिक को एक बुरा लुक दिया और उसका मजाक उड़ाने का फासला किया। बाकी लोगों ने भी ऋतिक की ओर देखा। रियल कॉम्बैट एक तरह का कंपटीशन होता था। जो लोग सबसे ज्यादा इवॉल्व मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे और सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल्स करते थे, उन्हें ही इनाम हासिल करने का हकदार माना जाता था। लेकिन अगर किसी के पास महर जितने एनर्जी क्रिस्टल्स नहीं होते तो वो इस कंपटीशन में पहली रैंक पर होता। किसने कहा मैंने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा? ऋतिक ने अपनी भवें ऊपर उठाई और सिर हिलाया, फिर उसने अपनी पीठ पर लादे हुए बोरे को नीचे उतार लिया, जिससे सभी लोग शॉक हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर एनर्जी क्रिस्टल भरे हुए थे? असंभव। यहाँ तक कि पावरफुल बैटल के मामले में क्लास 1 का स्टूडेंट, जिसे ऑफिशियल वॉरियर बनने के सबसे करीब माना जाता है, महर चंदेला ने केवल 8 रैंक 1 के मॉन्स्टर्स को मारा था और 8 एनर्जी क्रिस्टल्स हासिल किए थे। ऋतिक मुस्कुराया और उसने अपनी बोरी खोल दी। 16 रैंक 1 के एनर्जी क्रिस्टल, 5 रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल। जब उन लोगों ने ऋतिक के पास 5 रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल देखे तो हर किसी का चेहरा शॉक के मारे फ्रीज हो गया। रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल्स केवल रैंक 2 के इवोल्व मॉन्स्टर्स को मारकर ही हासिल किए जा सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रैंक 2 के मॉन्स्टर्स के पास रैंक 1 के वॉरियर्स के जितनी ताकत होती थी। एक बिगिनर वॉरियर इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकता है? ठीक उसी समय जब वो लोग सदमे में थे, जेम्स ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल। उस गहरे हरे रंग के एनर्जी क्रिस्टल को देखकर जेम्स को कुछ याद आया। क्या ऐसा हो सकता है कि रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर को ऋतिक ने मार डाला हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर था। असंभव, ये असंभव है। महर चंदेला तो सदमे में ही चला गया था। ऋतिक के एनर्जी क्रिस्टल्स उसके हासिल किए गए क्रिस्टल्स से कहीं ज़्यादा थे और इससे भी बड़ी बात कि ऋतिक के पास एक रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल था। प्रोफेसर राजीव, ये क्रिस्टल्स शायद इसने कहीं से खरीदे होंगे। यह इम्पॉसिबल है, अभी ने भी शॉक होते हुए प्रोफेसर राजीव से कहा। सभी लोग ऋतिक को शक भरी निगाहों से देखने गए थे। खरीदे होंगे तो तुम भी मुझे दिखाने के लिए इन्हें कहीं से खरीद क्यों नहीं लेते? ऋतिक ने अभी का मजाक बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हर कोई तुरंत चुप हो गया। रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि उनमें से कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, इस बार सभी के नतीजे मेरी उम्मीदों से बढ़कर रहे। चलो हम सब पब में चलते हैं, प्रोफेसर राजीव ने कहा। एरिया A20 का पब कोई रियल पब नहीं था, बल्कि स्वतंत्र रूप से सौदा करने और मिशन स्वीकार करने का स्थान था। पब बहुत विशाल था और आसपास बहुत सारे कंप्यूटर थे। कंप्यूटर के माध्यम से लोग वॉरियर यूनियन वेबसाइट तक पहुंच सकते थे, जहां वे तकनीकें खरीद सकते थे और हथियार, क्रिस्टल आदि खरीद सकते थे। लेकिन इनका यूज़ केवल एग्जाम पास करने के बाद ही किया जा सकता था। ये केवल ऑफिशियल वॉरियर्स के लिए था। स्टूडेंट्स, आपके सभी एनर्जी क्रिस्टल मार्केट बॉस को बेचे जा सकते हैं, या आप ऑफिशियल वॉरियर बनने तक इंतजार भी कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्किल कार्ड का यूज़ करके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। प्रोफेसर राजीव ने सभी स्टूडेंट्स से कहा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उन्हें बेचने का ऑप्शन चुना था। एक रैंक 1 का एनर्जी क्रिस्टल लगभग 1000 यूनियन कॉइन्स का था। कुछ क्रिस्टल बेचकर और कुछ हज़ार यूनियन कॉइन्स प्राप्त करना उनके लिए 1 महीने तक खाने खर्चे के लिए काफ़ी था। सच में तुम्हारे पास रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल है? पब मालिक शॉक रह गया जब उसने ऋतिक के पास रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल को देखा। वो जानता था कि एकेडमी के स्टूडेंट्स हर साल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा छात्र नहीं मिला जो रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम हो। यह उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर था। इसका मुझे कितना मिलेगा? ऋतिक ने पूछा। रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर का एनर्जी क्रिस्टल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 5 लाख कैसे रहेंगे? बॉस ने पूछने से पहले थोड़ा सोचा। 5 लाख कीमत सुनकर सभी वॉरियर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 लाख, ये कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। ओके, ऋतिक ने कहा। सभी एनर्जी क्रिस्टल बेचने के बाद ऋतिक को 6 लाख से ज़्यादा यूनियन कॉइन्स हासिल हुए थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन ऋतिक को पता था कि ये काफ़ी नहीं था। फ्यूचर में तकनीकें, हथियार और न जाने क्या क्या खरीदते समय ये उससे भी कहीं अधिक यूनियन कॉइन्स खर्च कर देगा। एपिसोड 12 क्लास फर्स्ट से फाइटिंग। ऋतिक को पता था कि ये काफ़ी नहीं था। फ्यूचर में तकनीकें, हथियार और न जाने क्या क्या खरीदते समय ये उससे भी कहीं अधिक यूनियन कॉइन्स खर्च कर देगा। ये कुछ 100,000 कॉइन्स वॉरियर के लिए समुद्र में एक बूंद के समान थे। क्या वे क्लास 29 के स्टूडेंट्स? तभी एक और टीम पब में दाखिल हुई।
उन्होंने युद्ध के कपड़े पहने हुए थे जिन पर लॉरेंस एकेडमी का लोगो लगा हुआ था। वो लोग एक ही एकेडमी से थे और रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए थे। क्लास 1 जेम्स ने देखा और अपनी आईब्रोज सिकुड़ी। कक्षा 1 के स्टूडेंट्स को काफ़ी पावरफुल माना जाता था। वो लोग बिगिनर वॉरियर्स के चरम पर होते थे। ऐसा कहा गया था कि कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली लोग थे जो पहले से ही ऑफिशियल वॉरियर के लेवल के थे। बस कूड़े का ढेर है, उनके बारे में क्या ही बात करनी। उन लोगों की बातें सुनकर क्लास 29 का मॉनिटर होने के नाते महर को काफ़ी गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या महर चंदेला, सिर्फ अपनी ताकत के दम पर तुम मुझे हराना चाहते हो? एक लड़के ने उसकी हरकतें देखी और उसका मजाक बनाते हुए कहा। उसका नाम रजत ओब्रॉय था और वो पहले से ही एक ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट पर था। लॉरेंस एकेडमी की लड़ाकू ताकत रैंकिंग में उसे 108वां स्थान दिया गया था। लॉरेंस एकेडमी के हजारों स्टूडेंट्स के बीच की ये रैंकिंग पहले से ही बेहद पावरफुल थी। महर की रैंकिंग हजारों में थी और वो उससे लड़ने के काबिल नहीं था, इसलिए उसकी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे काम रोड़े अटकाओ। ठीक इसी समय दूसरी ओर से एक और आवाज़ सुनाई दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जेम्स ने गुस्से से पूछा। वो अभी भी डिस्प्ले स्क्रीन पर मिशनों को देख रहा था और देखना चाहता था कि क्या वो कोई इनाम जीत सकता है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। क्या तुम लड़ना चाहते हो? देखकर कि जेम्स कितना गुस्से में था, जिस लड़के ने उसे दूर धकेला था उसने उसका मजाक बनाया। तुम? जेम्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसका दिल गुस्से से भर गया था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। उसके सामने वाला इंसान एक मिडिल वॉरियर था और उसकी ताकत का सामना करना नामुमकिन था। कक्षा 29 के सभी स्टूडेंट्स, तुम सब के सब अभी कमज़ोर हो। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम वैसे ही रहोगे, एक कमज़ोर। अरे हाँ, मैंने सुना है कि वो कमज़ोर ऋतिक तुम्हारी क्लास में है, जैसा कि एक घटिया क्लास में होते हैं। अजय सबरवाल ने उन लोगों का मजाक बनाया। माफ़ करना दोस्त। तभी अजय के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। अजय ने मुड़कर देखा तो वहाँ ऋतिक खड़ा हुआ था। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ऋतिक का स्वभाव बदल गया था। माफ़ करना मतल, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक पंच उसकी ओर बढ़ने लगा। एक कमज़ोर बिगिनर वॉरियर, तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? पहले तो अजय हंसा, फिर अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी भींच ली और उसका पंच ऋतिक के पंच से टकरा गया। टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। अजय को पता था कि उसका पंच ऋतिक के हाथ को तोड़कर रख देगा, लेकिन वो शॉक हो गया जब उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ और ऋतिक के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। अजय ने ज़्यादा नहीं सोचा और ऋतिक को एक किक मारने के लिए अपने पैर से उसके सीने पर हमला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऋतिक को पहले से ही उसके हमला का अंदाजा हो गया। ऋतिक तुरंत पीछे हटा और उसने रिवर्स किक मारी और अजय को दूर धकेल दिया। ये कैसे पॉसिबल है? अजय के चेहरे पर शॉक के एक्सप्रेशन थे। वही ऋतिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुपर आई स्किल कास्ट करने लगा। अजय की स्ट्रेंथ ऋतिक की स्ट्रेंथ से ज़्यादा थी, लेकिन स्पीड के मामले में ऋतिक उससे आगे था। लगता है तुम उतने भी कमज़ोर नहीं हो। अजय का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी सारी एनर्जी एक्टिव कर दी। एक्सप्लोसिव पंच। चिल्लाते हुए अजय ने ऋतिक पर हमला किया। जैसा कि उस स्किल का नाम था, उसके हर मुक्के में हल्के ब्लास्ट हो रहे थे। एक्सप्लोसिव पंच एक इंसान की हड्डियों को तोड़ सकता था और उनकी इंटरनल मांसपेशियों को नष्ट कर सकता था, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती थी। ऋतिक ने तुरंत ही अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। वो जानता था कि तकनीक सीखना कितना मुश्किल था और केवल ऑफिशियल वॉरियर ही उनसे समझने में कामयाब हो पाते थे। अजय ने एक्सप्लोसिव पंच स्किल को काफ़ी अच्छे से समझा था और उसके हमले भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। बैंग बैंग बैंग, लगातार वैक्यूम ब्लास्ट पंचेस की बारिश होने लगी और ऋतिक के पास उनसे बचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये कितना पावरफुल हो गया है? लड़ाई को देखते हुए महर का चेहरा शॉक हो गया था। असल बात तो ये थी कि वो भी उन एक्सप्लोसिव पंचेस से बच नहीं पाता, लेकिन ऋतिक अजय के हमलों का अनुमान लगाने और हर हमले से बचने में सक्षम था। ओह नो! ऋतिक को पता चला कि फ्यूरी तकनीक केवल 3 दिन में एक बार ही यूज़ होती थी। ये जानकर वो थोड़ा निराश हो गया। अजय बनरवाल खुशी से मुस्कुराया। क्लास 29 का एक कमज़ोर स्टूडेंट वास्तव में उनसे लड़का चाहता था, लेकिन अगले ही पल ऋतिक ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और अजय के दाहिने हाथ को डॉच किया और उसके दूसरे हाथ पर हमला किया। जैसे ही अजय का हाथ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा, एक तेज़ चटकने की आवाज़ सुनाई दी। आह! अजय दर्द में करहाते हुए चीख। तुमने क्लास 1 के लोगों को पीटने का साहस किया, इसे मारो! लड़ाई का नतीजा देखकर क्लास 1 गुस्से से भड़क उठी और दहाड़ने लगी। तुम सब क्या कर रहे हो? जेम्स और दूसरा स्टूडेंट आगे जाने लगे। हालांकि पहले उनमें बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन थे तो वे भी एक जवान ही, और कोई उनकी जवानी पर दाग लगाए तो वे चुप कैसे बैठ सकते थे। जब दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स एक दूसरे के आमने सामने थे, प्रोफेसर राजीव और क्लास 1 के प्रोफेसर प्रताप अंदर आ गए। तुम सब क्या कर रहे हो? प्रोफेसर प्रताप ने सख्ती के साथ उन लोगों से सवाल किया। प्रोफेसर प्रताप, क्लास 29 में से किसी ने अजय बनरवाल का हाथ तोड़ दिया, एक लड़के ने जवाब दिया। फिर उसने ऋतिक की ओर घूर कर देखा। प्रोफेसर, इन्होंने ही ऋतिक को बुरा भला कहा था और धक्का भी दिया था और हमारी क्लास को कचरा भी बोला, जेम्स ने अपनी क्लास की सफाई देते हुए कहा। प्रोफेसर राजीव की आईब्रोज सिकुड़ गई और उन्होंने अपना हाथ लहराया। वो जेम्स की ओर मुड़े और बोले, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था।
जेम्स ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा। उन्होंने प्रोफेसर को वो सारी बातें बताई जो वहां पर हुई थी। प्रोफेसर राजीव पहले से ही गुस्सा थे। जब उन्होंने सुना कि अजय ने उनकी क्लास का मजाक उड़ाया था, उन्हें यह सुनकर थोड़ा तसल्ली हुई कि ऋतिक ने उस लड़के का हाथ तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये तसल्ली अपने चेहरे पर नहीं आने दी। तुम्हें अपने कलीग के साथ लड़का नहीं चाहिए था ऋतिक। प्रोफेसर राजीव ऋतिक के सामने गए और थोड़ा नाटक करते हुए बोले, ये क्या है, आपकी क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं? क्लास 1 का कोई स्टूडेंट गुस्से से बोला। ऋतिक, जल्दी से उससे माफ़ी मांगो, प्रोफेसर राजीव ने कहा। उन्होंने ऋतिक से माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऋतिक के नाम पर जोर दिया। कलीग अजय, मार करना, मुझे अभी इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। ऋतिक ने अजय से माफ़ी मांगी, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था। ऋतिक की बात सुनकर उन सभी के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। ये माफ़ी मांग रहा था या बेइज्जती कर रहा था? तुम्हारा नाम क्या है? प्रोफेसर प्रताप ने ऋतिक को घूरते हुए उससे सवाल किया। हम क्या, आपको नहीं पता क्या? मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए जवाब दिया। मैं वही हूं जिसे ये लोग कमज़ोर कह रहे थे, ऋतिक अल्हावत। ऋतिक अल्हावत। जब उन्होंने उसका नाम सुना तो वे हैरान हुए, बिना रह नहीं सके। उन्हें पता था ऋतिक लॉरेंस एकेडमी का सबसे हाई रैंक का स्टूडेंट था, लेकिन लास्ट से हर कोई ऋतिक को जानता था क्योंकि वो सबसे कमज़ोर था। इस समय क्लास 1 के कई स्टूडेंट्स के चेहरे गुस्से से लाल हुए पड़े था। उन्हें काफ़ी अपमान और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम सच में ऋतिक अल्हावत हो? विवेक शर्मा ने थोड़ा चिढ़ते हुए ऋतिक से कहा। उसने एकेडमी के सबसे निचली रैंकिंग वाले स्टूडेंट का नाम सुना था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऋतिक से इस हालत में मिलेगा। इसके अलावा उसने अजय का हाथ भी तोड़ दिया था। भले ही अजय ने अपने दुश्मन को कम आंका था और इसमें ऋतिक की किस्मत का भी साथ था। विवेक शर्मा को अंदाजा हो गया था कि ऋतिक इतना भी कमज़ोर नहीं था जितना कि लोग उसे समझाते हैं। माफ़ करना दोस्त, मैंने कुछ ज़्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इलाज का खर्च उठाऊंगा, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा। तू? ऋतिक की बात सुनकर अजय का चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपनी मौत को दावत दे रहे हो लड़के? जब एक स्टूडेंट ने ऋतिक की घमंड भरी बातें सुनी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वो ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। रुक जाओ, प्रोफेसर प्रताप ने अपनी भवें ऊपर करी और चिल्लाए। प्रोफेसर प्रताप की आवाज़ सुनकर वो लड़का पीछे हट जाता है। यहाँ हमारी लॉरेंस एकेडमी को शर्मिंदा मत करो। दोनों पक्षों की गलती है और ऋतिक ने पहले ही माफ़ी मांग ली है, इसलिए बहस यही खत्म करो। प्रोफेसर प्रताप नहीं चाहते थे कि मामला ज़्यादा आगे तक जाए, इसलिए उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा। ऋतिक अल्हावत, क्या तुम लास्ट बैटल ट्रेनिंग के लिए आने की हिम्मत करते हो? अजय ने दांत पीसते हुए ऋतिक से कहा। हर सेशन के लास्ट में रैंकिंग का दौर आयोजित किया जाता था और जो 100 की रैंक्स पर होते थे उन्हें एकेडमी से कई सारी तकनीकें और संसाधन प्राप्त होते थे। क्यों नहीं, जरूर, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा, अजय बनरवाल ने अपनी आंखों में क्रूर चमक के साथ कहा। उसके बाद क्लास 1 वहां से चली जाती है। बाकी बचे लोग आंखें फाड़े ऋतिक को घूर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक क्लास 1 के पावरफुल अजय बनरवाल को हरा पाएगा। बहुत बढ़िया ऋतिक, तुमने इस आदमी का हाथ तोड़ दिया, जेम्स ने ऋतिक के कंधे को थपथपाया और कहा। इस समय प्रोफेसर राजीव भी तारीफ भरी नज़रों से ऋतिक को देख रहे थे। प्रोफेसर राजीव को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक वास्तव में इतने कम समय में इतना सुधार कर लेगा। प्रोफेसर राजीव ने कहा, वॉरियर्स की पावर्स को चेक करने के लिए कई मशीनें बनी हुई थी। वे मशीनें वॉरियर्स की स्ट्रेंथ, फिजिक, स्पीड और उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें स्कोर देती थी। जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उसका शरीर उतना ही पावरफुल होगा, लेकिन रियल कॉम्बैट में ये ज़रूरी नहीं था कि ज़्यादा पावर्स ही सब कुछ होती है। कई जीनियस ऐसे भी होते हैं जो कम पावरफुल होते हुए भी अपने से ज़्यादा पावर्स वाले इंसान को हरा सकते हैं। पब में कई तरीके की हाई टेक्नोलॉजी मशीनें रखी हुई थी। सभी स्टूडेंट्स उन मशीनों के पास जाकर अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। प्रोफेसर राजीव उन सभी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को एक रजिस्टर में लिख रहे थे। लिखते समय उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। एपिसोड 13 वेपन एपिसोडूसन। अभी शौर्य, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 450। रवि राज, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 389। यान तियान, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 469। आह यार, मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ तो केवल 20 पॉइंट ही बढ़ी है, जेम्स ने थोड़ा परेशान होकर कहा। फिर भी ये काफ़ी अच्छा है, प्रोफेसर राजीव ने उसकी ओर सर हिलाते हुए कहा। सभी के टेस्ट हो जाने के बाद प्रोफेसर राजीव ने देखा कि सभी ने अपनी पावर्स में बढ़त पाई थी। उन सभी ने 20 पॉइंट्स की बढ़त की था और प्रोफेसर राजीव ये देखकर उनसे काफ़ी अच्छे मूड में थे। महर चंदेला, अब तुम्हारी बारी है, प्रोफेसर राजीव ने महर से कहा। क्लास 29 का क्लास मॉनिटर होने के नाते महर चंदेला अपनी पावर्स को बढ़ाने में बाकी सबसे तेज था। प्रोफेसर राजीव भी ये देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे कि महर ने कितनी बढ़त की थी। महर ने अपना सर हिलाया, फिर धीरे धीरे मशीनों की ओर चला गया। मशीन स्टार्ट हुई और महर की पावर्स को एग्जामिन करने लगी। क्लास 29 के सभी लोग भीड़ लगाकर ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि उनके क्लास मॉनिटर महर ने कितनी बढ़त की थी। बहुत जल्द डिस्प्ले पर कुछ नंबर दिखाई देने लगे। महर चंदेला, मिडिल वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 675। मिडिल वॉरियर महर पहले से ही एक मिडिल वॉरियर बन गया है।
सभी स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आमतौर पर 300 से 600 की ओवरऑल स्ट्रेंथ वाले लोग बिगिनर वॉरियर्स थे, 600 से 800 वाले मिडिल वॉरियर्स थे और 800 से 1500 रैंक 1 के योद्धा थे। ऐसा लग रहा था जैसे महर चंदेला ऑफिशियल वॉरियर बनने के काफ़ी करीब था। जो लोग कॉलेज में जाने से पहले ही ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट हासिल कर लेते हैं और जिनकी उम्र 18 साल होती है, उन्हें जीनियस कहा जाता है। प्रोफेसर अजीब ने अपना सर हिलाया। उन्हें महर से यही उम्मीद थी और वो काफ़ी खुश लग रहे थे। महर चंदेला, चूंकि तुम एक मिडिल वॉरियर बन गए हो इसलिए तुम कल से साधना तकनीक की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेसर अजीब ने कहा। जी मास्टर। महर ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ और हाँ में अपना सिर हिलाया। साधना तकनीक के कारण ही ऑफिशियल वॉरियर्स इतने पावरफुल होते थे। ब्रह्मांड में कई बेनिफिशियल एनर्जी मौजूद थी और मानव उन्हें सोर्स कहते थे। सोर्स एनर्जी इंसानों द्वारा अब्सॉर्ब की जाती थी ताकि वो अपनी सेल्स की पावर्स को बढ़ा सके। इस साधना तकनीक से इंसान हवा में मौजूद सोर्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी मसल्स और हड्डियों को मजबूत कर सकता था। अगला ऋतिक अल्हावत। प्रोफेसर रजीब ने अगला नाम देखा और कहा। इस समय जब सभी ने ऋतिक अल्हावत का नाम सुना तो सभी स्टूडेंट्स मुड़े और ऋतिक की ओर देखने लगे। एक समय पर वो सबसे निचली रैंक पर था, लेकिन अचानक से ही उसने सभी को चौंका दिया था। जब हारने वाले के पास थोड़ी सी भी ताकत होती है तब भी वो हारा हुआ ही होता है। अभी महर के बगल में खड़ा हो गया और ऋतिक का मजाक बनाने ला। अभी ने हो कहा। उसे सुनकर महर के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने भी ऐसा ही सोचा था और भले ही ऋतिक थोड़ा मजबूत हो गया हो, फिर भी वो एक बिगिनर वॉरियर था और वो बिल्कुल भी महर का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या अगर तुम इतने महान हो तो क्लास 1 के अजय बनरवाल का हाथ क्यों नहीं तोड़ देते, है ना। जब जेम्स ने अभी की बात सुनी तो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। तुम अपनी बकवास बंद करो, अभी ने गुस्से के साथ जेम्स की ओर उंगली करते हुए कहा। बस उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो जीत गया, वरना आज उसे कोई नहीं बचा पाता, अभी ने हंसते हुए आगे कहा। ऋतिक ने अपने आसपास की बातों की परवाह नहीं की और एक गहरी सांस ली। फिर मशीन के आगे जाकर खड़ा हो गया। मशीन स्टार्ट हो गई थी और ऋतिक के शरीर पर लेजर बीम्स फायर हो रही थी। बहुत जल्द मशीनों ने रिजल्ट को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। सभी की निगाहें मशीन पर ही टिकी हुई थी। अकेडमी के सबसे कमजोर लड़के की पावर्स कितनी होंगी, सब ये जानने के लिए बेकरार थे। जल्द ही मशीन का स्मार्ट ऑब्जर्वेशन पूरा हो गया और डिस्प्ले पर कुछ नंबर दिखाई देने लगे। डांग जैसे ही आवाज गूंजी, डिस्प्ले पर शब्दों की कुछ अंक नजर आए। ऋतिक अल्हावत, मिडिल वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 676। ओह माय गॉड। जेम्स ने शुरू में अंदाजा लगाया था कि ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत कम नहीं होगी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ महर चंदेला से सिर्फ एक अंक ज़्यादा थी। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। महर को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखें फाड़े बस स्क्रीन को ही देखे जा रहा था। बाकी लोग भी शौक रह गए थे। उनके लिए ये किसी सोने से कम नहीं थी। एक कमज़ोर लड़का इतनी जल्दी पावरफुल कैसे बन सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इतने समय तक अपनी ताकत छुपा रहा हो। सभी लोग अब ऋतिक को अलग ही नजरिए से देखने लगे थे और उनके चेहरे पर ऋतिक के लिए कोई भी बुरा एक्सप्रेशन नहीं था। इस समय ऋतिक अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे हुए बीच में खड़ा था। वो अभी क्लास में केवल फर्स्ट था और ये पर्याप्त नहीं था। वो एक ऑफिशियल वॉरियर बनना चाहता था। प्रोफेसर रजीब भी काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। बहुत बढ़िया ऋतिक, आखिरकार अब हमारी क्लास में 2 मिडिल वॉरियर है, प्रोफेसर रजीब ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह सभी लोग मेट्रो से वापस अकेडमी जाने लगे। ऋतिक और महर, मेरे साथ आओ। आधे दिन के सफ़र बाद सभी लोग लॉरेंस अकेडमी पहुंच गए थे। बाकी स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद प्रोफेसर रजीब ने ऋतिक और महर को अपने साथ आने को कहा। अब तुम दोनों मिडिल वॉरियर के लेवल पर पहुंच गए हो, इसलिए तुम अपने फ्यूचर के विकास के लिए अलग अलग रास्ते चुन सकते हो। प्रोफेसर राजीव महर और ऋतिक को मार्शल आर्ट हॉल में लाए और उनसे कहा। विकास महर को उनकी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो कहता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रैंक 3 और उससे ऊपर के इवॉल्व मॉन्स्टर्स की स्किन बदल गई थी। यहाँ तक कि लेज़र भी उनकी स्किन को इफेक्ट करने में असमर्थ हैं। लेकिन मानव जाति के प्रयासों से हमने अन्य ग्रहों से कुछ यूनिक मेटल्स को इकट्ठा करके नए हथियार बनाए हैं जो उनके कवच को तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपने हथियार चुन सकते हैं? ऋतिक उनकी बात को बीच में टिकते हुए कहता है। पहले वाला ऋतिक भले ही शरीर से कमजोर था, लेकिन उसमें नॉलेज बहुत थी। हाँ, प्रोफेसर रजीब ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें अपने हथियार चुनने होंगे और उन्हीं पर बनी तकनीकों को सीखना होगा, और यही एक रियल वॉरियर की पहचान होती है। स्वॉर्ड किसी की बॉडी को भेदने में माहिर होती है और हर दिशा में लोगों को चोट पहुंचा सकती है। ये हमले और अपने बचाव के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है। किसी की बॉडी को काटने के लिए खंजर का यूज़ किया जाता है। अगर इनकी तकनीकों को सीख लिया जाए तो ये काफ़ी पावरफुल हो जाता है। प्रोफेसर रजीब, आप किस हथियार का यूज़ करते हैं? महर ने इस बारे में सोचा और प्रोफेसर रजीब से पूछा। स्टील स्टाफ, मैं स्टील स्टाफ का यूज़ करता हूं। प्रोफेसर रजीब आगे बढ़े और अपना एक लोहे का डंडा निकाल लिया। स्टील स्टाफ एक लोहे का डंडा होता था, भले ही ये उतना पावरफुल नहीं था जितना कि सेवर और स्वॉर्ड होती है, लेकिन अगर इनकी तकनीकें सीख ली जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकता था। प्रोफेसर रजीब ने अपने स्टील स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। आए बीच में आकर खड़े हो गए। प्रोफेसर रजीब चिल्लाते हुए बोले, सिल्वर स्किल्स वर्क का स्वीप।
जैसे ही उन्होंने अपना स्टील स्टाफ घुमाया, एक बड़ी परछाई बन गई और एक तेज का धमाका हुआ। स्टील स्टाफ जमीन से टकराया और पूरी जमीन हिलने लगी मानो भूकंप आ गया हो। लाजवाब। जब ऋतिक ने ये नज़ारा देखा तो वो काफ़ी सरप्राइज हो गया। उसने सुना था कि प्रोफेसर रजीब एक रैंक 3 के वॉरियर थे, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सिल्वर स्किल को अगर कोई रैंक 3 का वॉरियर इस्तेमाल करेगा तो ये इतनी पावरफुल होगी। ये उन लोगों की स्किल से कहीं ज़्यादा पावरफुल थी जो ऋतिक को एरिया 20 में मिले थे। अगर उनका स्टील स्टाफ किसी इंसान को लग जाए तो तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सिल्वर कार्ड स्किल है, अभी तो इसकी गोल्ड स्किल और डायमंड स्किल बची हुई है, लेकिन वो स्किल्स काफ़ी पावरफुल है और उन्हें सीखना काफ़ी मुश्किल है। प्रोफेसर रजीब ने अपना स्टील स्टाफ साइड में रख दिया और उन लोगों से बोले, मैंने सोच लिया है कि मैं खंजर का यूज़ करना चाहता हूँ। महर ने अपना सर हिलाया और कहा, मुझे भी यही लगता है कि खंजर तुम्हारे लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। प्रोफेसर रजीब ने भी अपना सर हिलाया और एक कार्ड के साथ जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लुओ ली ने सिर हिलाया, फिर कंप्यूटर के पास गया और एक कार्ड के साथ जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक कार्ड महर को दिया जिस पर लॉरेंस एकेडमी का लोगो लगा हुआ था। तुम्हारी जानकारी इस कार्ड के अंदर है, ये कार्ड लो और लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर जाओ, वहाँ खंजर की तकनीकें और ध्यान की तकनीकें रखी हुई है। थैंक्स प्रोफेसर। जब महर को वो कार्ड मिला तो खुशी से झूम उठा। प्रोफेसर को थैंक्स बोलने के बाद वो लाइब्रेरी की ओर चला गया। ऋतिक, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ताकत अचानक से कैसे बढ़ गई। हर किसी के अपने राज होते हैं और मैं तुमसे ये सब नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने कौन सा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है। प्रोफेसर रजीब ने ऋतिक की ओर देखा और कहा, नॉलेज के मामले में ऋतिक एक जीनियस था, लेकिन ध्यान के मामले में वो काफ़ी कमज़ोर था। प्रोफेसर रजीब ने नहीं सोचा था कि वो इतने कम समय में मिडिल वॉरियर की रैंक पर पहुंच जाएगा और ये काफ़ी शॉकिंग बात थी। भला, ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। भला। प्रोफेसर रजीब शॉक हो गए। उन्होंने सोचा था कि ऋतिक की काबिलियत के हिसाब से वो स्वॉर्ड का सेवर चुनेगा, लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो भाले चुनेगा। एक भाले को 100 सैनिकों का राजा माना जाता था और इसकी हमला करने की क्षमता असाधारण रूप से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, खंजर के साथ अच्छा होने में 1 साल लगता है, स्वॉर्ड के साथ 10 साल और भाले के साथ 100 साल लगते हैं। भाले को सीखना सबसे मुश्किल माना जाता है, लेकिन एक बार कोई इसे सीख लेता है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये हथियार ही क्यों चुना? प्रोफेसर रजीब ने एक्साइटेड होते हुए ऋतिक से पूछा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक ने सबसे मुश्किल हथियार को क्यों चुना। उन्होंने जैसा सोचा था ऋतिक वैसा ही था, एक अलग सोच रखने वाला इंसान। प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल वॉरियर कौन है? ऋतिक ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तिरछी नज़रों से उनसे सवाल किया। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर रजीब कोई जवाब दे पाते, ऋतिक ने बोलना जारी रखा, अमर चौहान। वो एक तलवार का यूज़ करता है और उसके पास थंडर स्वॉर्ड स्किल है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक शहर को ख़त्म करने की काबिलियत रखती है। और दूसरा है विहान रॉय, वो भी एक तलवार का यूज़ करता है। टॉप 10 में सभी के सभी वॉरियर्स अलग अलग हथियारों का यूज़ करते हैं। प्रोफेसर राजीव, आपको नहीं लगता कि दुनिया के टॉप 10 की रैंक्स में कोई वॉरियर ऐसा भी होना चाहिए जो भाले का यूज़ करता हो? ना कहकर ऋतिक अपना कार्ड लेता है और वहाँ से चला जाता है। एपिसोड 14 स्टील सोल। ऋतिक की बात सुनकर प्रोफेसर रजीब का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि ऋतिक वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में एक भाला चलाने वाला वॉरियर बन सकता है। जब उन्होंने ऋतिक को जाते हुए देखा तो उनके दिल से एक आवाज़ आई, एक सुपर वॉरियर। लॉरेंस एकेडमी की लाइब्रेरी पास्ट की लाइब्रेरी की तरह नहीं थी। ज़्यादातर लाइब्रेरीज में अब कागज़ों की बुक्स का यूज़ नहीं किया जाता था। लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और कंप्यूटर हुआ करते थे और इंटरनेट के द्वारा जानकारियों को डाउनलोड किया जाता था। बाकी की मंजिलों पर ऐतिहासिक चीज़ों को रखने के अलावा अधिकांश का उपयोग प्राचीन हथियारों को रखने के लिए किया जाता था। दूसरी मंजिल पर स्किल कार्ड रखे जाते थे। हथियार और तकनीकों के अलावा दूसरी जो पावरफुल स्किल्स होती थी, या तो उन्हें खरीदा जाता था या अकेडमी द्वारा इनाम में दिया जाता था। लाइब्रेरी पहुंचने पर ऋतिक ने देखा कि कई स्टूडेंट्स अंदर बाहर आ जा रहे थे। ये लाइब्रेरी ठीक वैसी थी जैसी ऋतिक ने पहले साईफाई मूवीज में देखा था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर ऋतिक ने कई टाइप की ब्रोंज स्किल्स देखी और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। कई स्टूडेंट्स उन स्किल्स को हासिल करने के लिए यूनियन कॉइन्स कमाने पर लगे हुए थे। आमतौर पर केवल मिडिल वॉरियर्स के पर ही ब्रोंज स्किल कार्ड की तकनीकें को पूरी तरह से सीखने की काबिलियत होती थी, जबकि ऑफिशियल वॉरियर्स या उससे ऊपर की रैंक के वॉरियर्स सिल्वर कार्ड की तकनीकों को सीख सकते थे। गोल्ड और उससे ऊपर की स्किल्स काफ़ी कम थी। अगर ये मार्केट में बेची जाती तो इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती। ऋतिक इंस्टॉलेशन की ओर चला गया और प्रोफेसर राजीव द्वारा दिया गया कार्ड स्वाइप कर दिया। स्क्रीन के नीचे से 2 कार्ड धीरे धीरे बाहर आने लगे। दोनों कार्डों के बीच में मोटे सुनहरे कुछ शब्द लिखे हुए थे, फंडामेंटल भला आर्ट। ऋतिक अल्हावत, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ठीक उसी समय महर ऋतिक के साइड में आया और गंभीरता के साथ उससे कहा। ऋतिक थोड़े ही समय में पावरफुल हो गया था और महर को उसके पास से एक पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी।
अपने काम से काम रखो, ऋतिक ने उसे जवाब दिया। भाले की तकनीक तो उसे मिल गई थी, लेकिन अभी तक उसे भाला नहीं मिला था। जब तक वो ऑफिशियल वॉरियर नहीं बन जाता, वो हथियार खरीदने के लिए वॉरियर कम्युनिटी में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए उसने गॉड मार्शल हॉल जाने का फैसला किया। गॉड मार्शल हॉल वो जगह थी जहाँ कारीगर हथियार बनाते थे और उन्हें बेचते थे। बच्चे, तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? जैसे ही ऋतिक अंदर आया, एक दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने उससे पूछा। मुझे एक भाला चाहिए, ऋतिक ने सिर हिलाया और जवाब दिया। भाला? अधेड़ उम्र का आदमी हंसने से पहले थोड़ा हैरान हुआ। मैंने अभी एक भाला बनाया है, तुम एक नज़र उसे देख सकते हो। उस आदमी एक भाला ऋतिक की ओर बढ़ा दिया। वो भाला चांदी के रंग का था और एक ठंडी चमक निकाल रहा था। ये कैसा है? क्या तुम इसका यूज़ करना चाहते हो? ये मूनस्टार के एक कारीगर ने बनाया है, इसकी धार को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक रैंक 3 के इवॉल्व मॉन्स्टर की स्किन को भेदने में सक्षम है। अधेड़ उम्र के आदमी ने भाला उठता और एक मॉन्स्टर के कवच पर वार कर दिया। हमले से चिंगारी निकली और एक गहरा निशान छोड़ गई। ऋतिक ने उस तरह का एक भाला उठाया और उसे प्रैक्टिस करने लगा। फिर उसने भाले की नोक को छूकर देखा, लेकिन उसकी उंगली पर एक कट आ गया। ये तो काफ़ी पैना हुई। देखा, ये काफ़ी पावरफुल है। एक भाले के लिए 50,000, अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये थोड़ा हल्का है। ऋतिक को वो भाला थोड़ा हल्का लगा, इसलिए वो उस आदमी से कहता है, इस भाले की यही खासियत है कि ये चलाने में काफ़ी स्मूथ और हल्का है। ये काफ़ी तेज़ बार करता है, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। लेकिन ऋतिक ने ना में अपना सर हिला दिया। मेरा पास एक और भला है, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे उठा नहीं पाओगे। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? ऋतिक ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और एक कमरे में चला गया। जल्द ही वो आदमी एक लकड़ी के बक्से को लेकर आ गया। लकड़ी का बक्सा धूल से सना हुआ था, मानो बहुत दिनों से छुआ ही न हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने उस पर फूंक मारा और धूल हर तरफ हवा में उड़ने लगी। ओफो, ऋतिक ने ओना मुंह ढक लिया और खांसते हुए बोला, हाँ, मैंने लंबे समय से ये भारी भाला नहीं बेचा है, क्योंकि इतने भारी भाले का यूज़ लोग कम ही करते हैं। बक्सा खोलते हुए वो अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए बोला। अंदर एक चांदी का भाला था, जिसे देखकर ऋतिक की आंखों में एक चमक आ गई। ये चांदी का भाला पहले वाले भाले से काफ़ी अलग था। ये उतना चमकीला नहीं था, लेकिन देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा। ये भाला दूसरे भालों की तुलना में काफ़ी बड़ा था, और भले ही इसमें हल्की चमक थी, लेकिन वो काफ़ी तेज था। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? ऋतिक ने खुश होते हुए पूछा। हाँ, उस आदमी ने हामी में होना सर हिलाया। उसके बाद जैसे ही उसने वो भाला उठाया, ऋतिक उसे लगभग गिरा ही दिया था। क्या तुम जानते हो कि ये भाला कितना भारी है? अधेड़ उम्र का आदमी मेज के सामने झुका और ऋतिक से पूछा। ये बहुत भारी है। उस भाले को उठाने के लिए ऋतिक ने पूरी ताकत लगा दी और उसे कसकर पकड़ लिया। 65 किलो? धत तेरी की, ये तो एक आदमी जितना भारी है, और आम लोग तो उसे लहरा भी नहीं पाएंगे, ऋतिक ने कहा। इसे स्टील सोल कहा जाता है। ये अन्य ग्रह से मिले कास्टिक मेटल से बना है। इसमें कास्टिक मेटल के मूल पत्थर का उपयोग किया जाता है, जो बहुत भारी होता है, वो अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक को बताया। यह न केवल भारी है, बल्कि इसकी क्षमता सामान्य कास्टिक मेटल से बने हथियारों से दोगुना बेहतर है, उस आदमी ने आगे कहा। अधेड़ उम्र का आदमी ऋतिक पर हंसना चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र ऋतिक पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि इस समय ऋतिक उस भाले को गोल गोल घुमा रहा था, मानो वो कितना हल्का हो। एपिसोड 15, भले की ट्रेनिंग। ऋतिक को वो भाला काफ़ी पसंद आया था। हालांकि वो भारी था, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ उसे उसकी आदत भी हो जाएगी। मैं इसे ले रहा हूँ, ऋतिक ने कहा, और उस भाले की कीमत उसे दे दी। ऋतिक का रूम एक स्टैंड एलोन रूम में बदल गया था, क्योंकि उसके रूम पार्टनर ने उसके डर से वहां आने की हिम्मत नहीं की थी। जब ऋतिक अपने रूम में लौटा तो तुरंत ही बिस्तर पर लेट गया। वो भाला काफ़ी भारी था और उसे लाने में वो काफ़ी थक चुका था। ऋतिक का रूम सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जिसमें एक बड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिसका यूज स्टूडेंट्स क्लास के बाद या छुट्टियों के दौरान कर सकते थे। थोड़ी देर आराम करके के बाद ऋतिक ने अपना भाला लिया और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल दिया। क्लास का समय होने के कारण वहां कोई नहीं था। ऋतिक ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और ट्रेनिंग में लग गया, क्योंकि कंपटीशन नज़दीक आ रहा था और उसे जल्द से जल्द अपनी तकनीक में सुधार करना था। उसने फंडामेंटल भाला आर्ट कार्ड को पकड़कर अपने माथे पर रख लिया। अगले ही पल भाला तकनीक उसके दिमाग में जमा हो गई। जल्द ही उसे भालों के मूव और तकनीक की समझ हो गई, लेकिन ये केवल एक नई भाला आर्ट थी, जिसे भाला चलाने वाले शुरू में सीखते हैं। ऋतिक को पता था कि भले ही सारी जानकारी उसके दिमाग में आ गई हो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के वो उसे सीख नहीं पाएगा। भाले के मूल सिद्धांतों से परिचित होने के लिए उसे तकनीक को गहराई से समझना था। भाला भारी था। ऋतिक ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक मूव करने लगा। पेंग भाला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। ऋतिक थोड़ा निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि वो खुद को कितना स्मार्ट समझ रहा था, जबकि वो था नहीं।
भाला सचमुच बहुत भारी था और उसे हिलाना भी कठिन था। एक पल आराम करने के बाद ऋतिक ने अपने दांत भींचे और एक बार फिर चांदी का भाला उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे आगे बढ़ाया। वो अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने भाले की ट्रेनिंग लेने और दाव पेच सीखने के लिए 3 दिन का समय लिया। पहले कुछ स्विंग काफ़ी मुश्किल थे और ब्रेक लेने से पहले वो केवल 2 बार ही स्विंग कर पाया था। ऋतिक काफ़ी थक चुका था और जमीन कर ही लेट गया। कुछ घंटों के अभ्यास के बाद उसे महसूस हुआ मानो उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। आराम करते समय ऋतिक ने ध्यान की तकनीक को अपने माथे पर रखा। प्लेनेट पर किसी भी समय सभी टाइप्स की एनर्जी मौजूद रहती थी, लेकिन आम लोग उन्हें महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन वॉरियर्स उन एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए काबिल थे और उनका यूज शरीर को पावरफुल बनाने के लिए करते थे। इन एनर्जी को सोर्स कहा जाता था। नॉर्मल ध्यान की तकनीकों के लिए ऑफिशियल वॉरियर्स को नॉलेज लेने की ज़रूरत होती थी और बहुत कम मिडिल वॉरियर्स ऐसा करने में सक्षम थे। जो जीनियस था केवल वही ऐसा कर सकता था। कार्ड को माथे पर लगाते ही ऋतिक के माइंड में कई शब्द उभरने लगे। उसके दिमाग में ध्यान तकनीक की सारी जानकारी आ गई। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया था और ऋतिक काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। अजीब बात है, कोई बदलाव नहीं हुआ, ऋतिक ने कहा। ध्यान तकनीक के अनुसार सोर्स एनर्जी को सफलतापूर्वक ऑब्जर्व करने के बाद शरीर को गर्म और आरामदायक महसूस होना चाहिए था। मुझे थोड़ी देर और ट्रेनिंग करनी चाहिए, ऋतिक ने कहा और ध्यान करना जारी रखा। वो पूरी दोपहर ध्यान में लगा रहा और जल्द ही रात हो गई, लेकिन ऋतिक को उसका एहसास तक नहीं हुआ। मुझे लगता है ऑफिशियल वॉरियर्स जो तकनीक यूज़ करते हैं वो काफ़ी असरदार होती होगी, ऋतिक ने कहा। तभी उसने अपनी पावर स्क्रीन पर अपनी डिटेल्स चेक की। नाम ऋतिक अल्हावत। लेवल 19। एक्सपीरियंस पॉइंट 8565। अगले लेवल में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 20508। स्ट्रेंथ 69, फिजिक 42, स्पीड 50, स्किल सुपर आई स्किल फ्यूरी। एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 689। ये क्या, मैंने तो कोई भी पोटेंशियल पॉइंट ऐड नहीं किया, फिर भी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ कैसे गई? पहले मेरी स्ट्रेंथ 67 थी और फिजिक 40 थी, ऋतिक ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोला, 1 मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग और शरीर को मजबूत करते समय एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ या फिजिक में भी बढ़ोतरी होगी? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। ये देखकर ऋतिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो बाकी लोगों की तुलना में तेजी से अपना लेवल बढ़ा सकता है। ऋतिक वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपने सिस्टम से एक आवाज़ सुनाई दी। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपको अगले महीने का लकी द्वार जीतने का मौका मिला है। ऋतिक थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो ये हर महीने इनाम जीतने का मौका देता है? आज 1 अगस्त है, मतलब अगला महीना। ये तो कमाल है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक लॉटरी व्हील पर चला गया। 10 स्लॉट्स के साथ ये पिछली बार जैसा ही था, लेकिन अंदर चीजें बदल गई थीं। सबसे पहले ऋतिक का ध्यान उन स्लॉट्स पर गया जहां 3 स्लॉट्स में स्किल कार्ड मौजूद थे, 2 ब्रोंज स्किल कार्ड और 1 सिल्वर स्किल कार्ड। बाकी 3 हथियार थे और वो भी इतने ज्यादा बुरे नहीं थे। वही एक छोटा सा स्लॉट था जो हर बार होता है, जिस पर ग्रैंड प्राइज लिखा हुआ था, जबकि बाकी 3 गिफ्ट पैक थे। ये क्या है? ऋतिक ने पहली बार गिफ्ट पैक आइकन देखा था और उसे उसमें दिलचस्पी होने लगी। उसके पास फिनिक्स तकनीक थी, इसलिए उसे स्किल कार्ड की जरूरत नहीं थी। उसके पास ओना हथियार भी था, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा था ग्रैंड सरप्राइज। लेकिन उसने एक बार ग्रैंड सरप्राइज जीता था और उसे अपनी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं लगती थी कि वो दोबारा उसे जीत सके, इसलिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और लॉटरी व्हील घुमाया। लॉटरी व्हील तेजी से घूमने लगा और फिर धीमे होने लगा। नहीं नहीं नहीं, हथियार तो बिल्कुल नहीं। ऋतिक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन बुदबुदाया। वहाँ बहुत सारे हथियार थे और अगर उसे एक मिल भी गया तो वो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। ऋतिक एक गिफ्ट पैक चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या हो सकता है और वो ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। नहीं प्यारी बच्ची, उधर मत जाओ। उसने देखा कि नीडल हथियारों की ओर जा रही थी तो ऋतिक का रोने का मन करने लगा। ये काफ़ी बुरा होगा क्योंकि उसने हथियार खरीदने में कई सारे पैसे हो खर्च कर दिए थे, इसलिए वो कोई दूसरा हथियार नहीं चाहता था। ऋतिक निराश था, लेकिन जब उसने देखा कि नीडल गिफ्ट पैक पर रुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपने रैपिड ग्रोथ प्राइज हासिल किया है। तभी ऋतिक के सामने एक बड़ा सा लाल गिफ्ट पैक आया, जिसे देखकर वो इतना डर गया कि दूर उछल पड़ा। ये क्या है? उसने एक्साइटेड होते हुए उस गिफ्ट पैक को खोला। उसके अंदर ब्रेसर, लेग गार्ड, स्लीवलेस कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें देखकर ऋतिक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। एपिसोड 16 लीना बजाज। क्या आप रैपिड ग्रोथ को एक्टिवेट करना चाहते हैं? ऋतिक अभी उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी उसके सिस्टम से एक आवाज़ सुनाई दी। ऋतिक काफ़ी सस्पिशियस था, ये जानने के लिए कि वो इक्विपमेंट उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी ख्याल के साथ उसने उन इक्विपमेंट्स को अपने शरीर पर पहन लिया। रैपिड ग्रोथ सिस्टम एक्टिवेटेड। ऋतिक को फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने एक नज़र अपने सिस्टम की ओर करी, जहां उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई दी। प्रोग्रेस 0 आउट ऑफ 10,000। एक्टिवेशन पूरा जीने पर 25 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल होंगे।
पोटेंशियल पॉइंट्स। ऋतिक एक पल को हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। 25 पोटेंशियल पॉइंट्स उसके लेवल 12 के बराबर थे, लेकिन ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्रोग्रेस को कैसे बढ़ाए। ऋतिक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके शरीर अचानक से जमीन पर गिर गया। धत तेरे की ये कितना भारी है। ऋतिक ने मन ही मन उन इक्विपमेंट्स को कोसा। उसे नहीं लगा था कि वो चीज़ें इतनी भारी भी हो सकती है। ब्रेसल लगभग 20 किलो का था, आर्मोर 40 किलो और लेग गार्ड लगभग 20 किलो का था। अभी अभी खत्म हुई ट्रेनिंग के बाद ऋतिक की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो सही से खड़ा भी हो पाए। ऋतिक को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो उन इक्विपमेंट्स को अपने शरीर से अलग करने लग गया। वार्निंग, आप प्रोग्रेस पूरा होने से पहले इसे नहीं निकाल सकते। एक नोटिफिकेशन उड़ते हुए ऋतिक के सामने आ गई, जिसे देखकर उसने अपना सर ही पीट लिया। ये मेरा सिस्टम होकर मुझे ही मारना है, धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर। ऋतिक को पता था कि 25 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। यही सोचते हुए उसकी नज़र गिफ्ट पैक पर पड़ी, जिसने और भी कुछ रखा हुआ था। ऋतिक को उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी जो उस गिफ्ट पैक के अंदर मौजूद थी। वो एक हर्बल मेडिसिन थी, रैपिड ग्रोथ कार्ड। ऋतिक ने उस मेडिसिन पर लिखी जानकारी को पढ़ा। इस मेडिसिन से उसकी एनलाइटमेंट एबिलिटी में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीमा केवल 1 दिन के लिए थी। दूसरी मेडिसिन्स घावों को ठीक करने के लिए यूज़ होती थी, लेकिन ये उनमें से नहीं थी। ऋतिक थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने बैग में रख लेता है। ऋतिक ने पहले ही अपने आप को इतना थका लिया था कि उसका एक कदम आगे बढ़ाना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा था। ऋतिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और इसलिए वो रेंगता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। ऋतिक इस बात से अनजान था कि पूरे एकेडमी में एक अफवाह फैल गई थी कि आधी रात में एक ज़ॉम्बी रेंगता हुआ दिखाई दिया था। लॉरेंस एकेडमी के नॉर्थ कैंपस ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर वॉरियर्स तेजी से बढ़ रहे थे और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो वहां ट्रेनिंग कर रहे थे। पूरा अरेना वॉरियर्स की भीड़ से भरा हुआ था। राउंड 19 ऋतिक को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उस पर कुल मिलाकर 140 किलो वजन था। ऋतिक ये जानकर एक राहत की सांस ले रहा था कि हर एक राउंड में 10 पॉइंट्स की बढ़त हो रही थी। उसकी प्रोग्रेस 321 हुई थी और वो पूरी होने में काफ़ी लंबा समय लेने वाली थी। ऋतिक भाई, ठीक उसी समय ऋतिक को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी और एक कोमल हाथ अपने कंधों पर महसूस हुआ। पैंग, लेकिन इससे पहले कि ऋतिक खुद को संभाल पाता, वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। इडियट, तुम क्या कर रहे हैं? ऋतिक ने गुस्से के साथ पीछे मुड़कर देखा, जहां उसने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को देखा जिसकी आंखें लाल हो गई थी, मानो अभी रो देगी। ओह, ये तुम हो? माफ करना, तुम्हारे बड़े भाई का मूड अभी थोड़ा अच्छा नहीं है। ऋतिक रेंगते हुए उस लड़की के पास गया और उसे रोने से चुप कराने लगा। लीना बजाज एक हथियार कारीगर की बेटी थी जो ऋतिक के घर के पास रहती थी। पड़ोसी होने के कारण वे दोनों एक दूसरे के अच्छे जानकार थे। कोई बात नहीं बड़े भाई, लीना ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋतिक ने पूछा। उसे याद आया कि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। हमारे टीचर हमें कुछ एकेडमी में ले जाना चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि कौन सी एकेडमी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। लीना ने उसे जवाब देगा। अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए लॉरेंस एकेडमी में आना चाहती हो? ऋतिक मुस्कुराते हुए लीना को अपने दांत दिखाने लगा। क्या बड़े भाई, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके साथ खेलूंगी, लीना ने मुंह बनाते हुए ऋतिक से कहा। लीना की बात सीकर ऋतिक में उसे घूर कर देखा और पाया कि उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। ऋतिक उससे काफ़ी पहले मिला था जब वो एक बच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब वही बच्ची बड़ी हो गई थी जिस पर ऋतिक ने ध्यान ही नहीं दिया। उसे पुराने ऋतिक की याद विरासत में मिली थी और वो लीना बजाज को अपनी छोटी बहन मानता था। उसके बाद वे दोनों घर पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। लीना उसे अपने स्कूल के बारे में बता रही थी और उसने ऋतिक को बताया कि वो एक पावरफुल वॉरियर बनना चाहती थी। लीना की बात सुनकर ऋतिक भी उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि वो एरिया 20 में गया था और कई सारे ज़ॉम्बीज का शिकार किया था। ऋतिक की बात सुनकर लीना के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसे समझ आ रहा था कि ऋतिक कितना पावरफुल हो गया था और वो ये सुनकर हैरान थी कि एरिया 20 में इतने पावरफुल वॉरियर्स और ज़ॉम्बीज मौजूद थे। एपिसोड 17 जूनियर से फाइट। एरिया 20 के बारे में ऋतिक की कहानी सुनकर लीना की आंखों में काफ़ी उत्साह और थोड़ा डर नजर आ रहा था। उसी उत्साह के साथ उसने ऋतिक से कहा, क्या एरिया 20 में इतने सारे इवोल्व मॉन्स्टर्स हैं? मैं भी रियल कॉम्बैट से ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। लीना की बात सुनकर ऋतिक ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या तुम अब बिगिनर वॉरियर बन गई हो? क्या तुम ऋतिक अल्हावत हो? इससे पहले कि लीना कोई जवाब दे पाती, एक आवाज़ उन दोनों को सुनाई दी। आरव ने रूखे भाव से ऋतिक की ओर देखा। वो लीना बजाज का साथी था जो लॉरेंस एकेडमी का निरीक्षण करने आया था। लीना बजाज काफ़ी सुंदर और मनमोहक थी। आमतौर पर उसके पीछे कई लड़के दीवानों की तरह पड़े हुए थे, जिनमें से एक आरव भी था। आरव को पहले ही पता था कि ऋतिक लीना का बड़ा भाई है। ये देखने के बाद कि ऋतिक और वो इतने करीब से बैठे हुए थे, उसे इस बात का काफ़ी बुरा लगा था। मैंने सुना है कि लॉरेंस एकेडमी में लास्ट रैंक पर ऋतिक अल्हावत नाम का एक इंसान है। आरव ने पास खड़ा साथी भी बोल पड़ा। आरव, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इससे पहले कि ऋतिक कुछ बोल पाता, लीना बजाज गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर वो मुनी और आरव और उसके साथियों पर चिल्लाने लगी।
ज्यादा कुछ नहीं, हम जूनियर्स अपने सीनियर ऋतिक अल्हावत से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। आरव ने अपना हाथ लहराया और हंसते हुए कहा। उसने सुना था कि ऋतिक की तुलना बिगिनर वॉरियर से भी नहीं की जा सकती थी और उसे बेकार समझा जाता था। 2 साल सीनियर जीने के बावजूद आरव को भरोसा था कि वो उसे आसानी से हरा सकता है। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो क्यों ना मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं। जब लीना ने आरव की बात सुनी तो वो खड़ी हो गई और लड़ने के लिए तैयार हो गई। वो भी जानती थी कि ऋतिक मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं था और वे लोग ऋतिक को लड़ने के लिए उकसा रहे थे ताकि वो उसे मार सके। क्यूट गर्ल, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ, आरव ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम लीना बजाज है, समझे, लीना ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए कहा। क्या मजाक है, एक सीनियर होते हुए ऋतिक अल्हावत हमसे डर रहा है। आरव ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि लीना ने उससे क्या कहा और उसने ऋतिक को उकसाना जारी रखा। आरव की बातें ऋतिक के दिल को काफी चुभ रही थी। वो जानता था कि आरव बस उसे लड़ाई के लिए उकसाना चाह रहा था, लेकिन अगर वो उनसे नहीं लड़ा तो जो इमेज उसकी एकेडमी में बनी हुई थी वो बेकार साबित हो जाएगी। अगर तुम मुझसे मार खाने के लिए इतने ही बेकरार हो तो मैं तुमसे जरूर मुकाबला करूंगा, ऋतिक ने एक बेरहमी भरी मुस्कान के साथ आरव से कहा और उड़कर खड़ा हो गया। जब आरव ने ऋतिक की बात सुनी तो वो काफी खुश हो गया। उसे अपनी योजना सफल होती हुई महसूस हो रही थी और अब वो ऋतिक को सबक सिखाने के लिए काफी खुश लग रहा था। बड़े भाई, लीना ने हिचकिचाते हुए ऋतिक से कुछ कहना चाहा। जब आरव ने ये देखा तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गया। तुम क्यों इतना घबरा रही हो, तुम्हारे बड़े भाई उसे अच्छा सबक सिखाएंगे, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए लीना से कहा। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। दोनों लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में खड़े हुए थे। हाँ, आरव के पास पोटेंशियल की कमी नहीं है और वो मिडल वॉरियर बनने के करीब है। वो कमजोर लड़का उसे हरा ही नहीं पाएगा। मुझे तो डर है कि वो बुरी तरह घायल ना हो जाए, एक स्टूडेंट ने हंसते हुए ऋतिक का मजाक बनाया। अपनी गंदी जुबान बंद रखो, मेरे भाई बहुत पावरफुल है, लीना ने अपनी छोटी सी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। हालांकि उसने ये कह तो दिया था लेकिन उसे ऋतिक की काफी चिंता हो रही थी। ठीक है, आ जाओ, ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और फिर आरव से कहा। ऋतिक के केवल 19 राउंड ही कंप्लीट हो पाए थे और उसका शरीर अभी भी 100 किलो से ज्यादा वजन से भरा हुआ था, इसलिए उसके लिए आरव से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। ऋतिक के इतना कहने के तुरंत बाद आरव ने मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया और उसकी स्पीड काफी तेज थी। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और तेजी से ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। ओह नो, अपने सामने का नज़ारा देखकर लीना का चेहरा परेशानी से भर गया और उसने देखा कि ऋतिक अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था बिना कोई हमला किए। आरव ने एक कुटिल मुस्कान दी और जैसे ही उसका पंच ऋतिक के शरीर पड़ने ही वाला था कि तभी ऋतिक ने अचानक से अपना पंच उसके पंच के सामने कर दिया। एक तेज का धमाका हुआ और आरव के चेहरे के डिप्रेशन अचानक से ही बदल गए। ऋतिक के पंच से निकले फोर्स से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में था और उसी शॉक के साथ वो कुछ कदम पीछे हट गया। तुम उतने ही कमज़ोर नहीं हो जितना कि मैंने सुना था, लेकिन तुम मेरे इस पंच से बच नहीं पाओगे, आरव ने ऋतिक का मजाक बनाया। फिर उसने एक और पंच बनाया और ऋतिक पर हमला किया। आरव का फ्लाइंग ऐश पंच, ये एक ब्रोंज लेवल की तकनीक है और आरव उसमें महारत हासिल कर चुका है। ये ऋतिक तो गया। अब अपने सामने का नज़ारा देखकर एक स्टूडेंट ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा। फ्लाइंग ऐश पंच काफ़ी पावरफुल तकनीक थी जिससे हवा को भी 2 टुकड़ों में कटा जा सकता था और उसके असर से एक पावरफुल फोर्स बाहर निकलती थी। उस हमले को देखकर ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो उस हमले को डॉच करने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारी वजन होने के कारण उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी। ऋतिक पहले तो 2 हमलों से बचने में कामयाब रहा, लेकिन जब आरव का अगला पंच उसकी ओर आया तो वो उसे डॉच नहीं कर पाया और फोर्स के कारण वो लगभग जमीन पर गिर ही गया। आरव एक पल के लिए भी नहीं रुका और अगले ही पल उसने एक और हमला ऋतिक की ओर किया। आरव ने फ्लाइंग आई पंच का उपयोग करना जारी रखा और एक के बाद एक पंच ऋतिक के शरीर पर मारता रहा था। आरव ने देखा कि वो ऋतिक को पीछे होने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो गया था, लेकिन दुख की बात थी कि ऋतिक अभी भी खड़ा हुआ था, जिससे वो थोड़ा निराश हो गया। अपने अगले हमले में उसने ऋतिक के सर पर वार करने के बारे में सोचा। भले ही उस हमले से ऋतिक की जान ना जाए, लेकिन ब्रेन हेमरेज होने की संभावना ज्यादा थी। ध्यान से ये नज़ारा देखकर लीना का चेहरा पीला पड़ गया। वो आरव को रोकने के लिए अंदर भागना चाहती थी, लेकिन कुछ भी करने के लिए उसके पास समय नहीं बचा था। जब ऋतिक ने अपनी ओर आते हुए हमले को देखा तो उसकी आईब्रोज बेरहमी के साथ ऊपर हो गई। जैसे ही आरव का पंच उसके सर पर लगने ही वाला था, ऋतिक ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस पंच को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर दिया। आरव का पंच सीधे ऋतिक की बाह पर लगा और इससे पहले कि वो अपने हाथ को उस पर से हटा पाता, ऋतिक ने दोनों हाथों से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे 90 डिग्री में घुमा दिया। एपिसोड 18 सिराज का हमला। ऋतिक ने दोनों हाथों से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे 90 डिग्री में घुमा दिया। आरव की आंखें हैरानी के बड़ी हो गई और वो दर्द में करहाते हुए चिल्लाने कहा। ठीक उसी समय ऋतिक ने उसके पेट पर एक किक मारी और उसे दूर उड़ा दिया। अचानक से हुए इस बदलाव ने सभी को डरा दिया था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक, जिस पर हमला हो रहा थे, वो अचानक से ऐसा पलटवार करेगा। उसका हमला बेहद ही पावरफुल लग रहा था। ऋतिक अल्हावत, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, आरव अपने साथियों की मदद से खड़ा हुआ और आक्रोश भरी आवाज में उसने ऋतिक से कहा। वो रोहिल्ला फैमिली का यंग मास्टर था और एक कमजोर लड़के ने उसका हाथ तोड़ दिया, वो इसे जिंदा नहीं रहने देगा।
बड़े भाई, क्या आप ठीक हो? लीना ने तुरंत ऋतिक के पास जाकर उससे पूछा और वो परेशान होते हुए ऋतिक की बॉडी को एग्जामिन करने लगी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया। उसके इक्विपमेंट काफ़ी भारी थे, लेकिन इसके अलावा वो काफ़ी प्रोटेक्टिव भी थे। हालांकि आरव की फ्लाइंग ऐश पंच तकनीक काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन इससे उसे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी ऋतिक को अपने बगल में एक चमकती हुई आकृति का एहसास हुआ और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ध्यान से ऋतिक ने जल्दी से लीना को दूर धकेल दिया। ऋतिक के पास उस हमले से बचने का समय नहीं था और वो हमला सीधे उसके शरीर से जाकर लगा। उस हमले से ऋतिक काफ़ी पीछे हो गया और उसे अपने सीने में हल्के दर्द का एहसास हुआ। उसकी पीठ एक लकड़ी के ढेर से जाकर टकरा गई और एक जोरदार धमाके के साथ उस ढेर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हमला इतना पावरफुल था कि ऋतिक के मुंह से खून निकलने लगा। भाई, इसे बुरी तरह घायल कर दो, इसे उतना ही दर्द दो जितना कि इसने मुझे दिया है। जब आरव ने उस आदमी को आते हुए देखा तो उसने चिल्लाते हुए उससे कहा। उसके शरीर में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा था और उस दर्द के साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ऋतिक ने देखा कि एक आदमी जो देखने में आरव के जैसा ही था, वो गुस्से के साथ उसे घूर रहा था। ऋतिक ने उसके बारे में थोड़ा और सोचा और उसे मालूम हुआ कि वो इंसान कौन था। मिडल वॉरियर सिराज मल्होत्रा। उसकी फोटो रैंक बोर्ड पर लगी हुई थी जिसमें उसकी रैंक 100 थी। वो अकेडमी के पंच आर्ट ग्रुप का छोटा हेड थे। तुमने उसकी कलाई तोड़ी है, मुझे भी तुम्हारे 4 अंक चाहिए, सिराज मल्होत्रा ने बेरहमी के साथ ऋतिक से कहा और उसकी ओर जाने लगा। जब ऋतिक ने सुना कि सिराज ने उससे क्या कहा तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। ऋतिक तुरंत अपनी सुपर आई स्किल से उसका लेवल देखने लगा। नाम सिराज मल्होत्रा, मिडल वॉरियर। स्ट्रेंथ 102, फिजिक 75, स्पीड 46, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 752। ये देखकर ऋतिक को थोड़ी हैरानी हुई। वो इंसान एक ऑफिशियल वॉरियर बनने के बेहद करीब था और उसकी स्पीड के अलावा उसकी बाकी की एबिलिटी भी ऋतिक की तुलना में ज़्यादा थी। धत्तेरी की। तभी सिराज, जो पहले से ही हमले के लिए तैयार था, उसने अपने पंच से ऋतिक पर हमला कर दिया। नॉर्मल हालातों में ऋतिक उसे चकमा दे सकता था, लेकिन इस समय उस पर 100 किलो से ज़्यादा भार था। अब ऐसे में वो एक लंबी आह भरने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एक पंच जोर से ऋतिक के सीने पर आकर लगा और उसे महसूस हुआ कि उसका खून तेजी से बह रहा है। अगले ही पल उसके मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकल गया। रुक जाओ। लीना दौड़कर ऋतिक के पास आए और उसने गुस्से के साथ सिराज से कहा, दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी इसके जैसा ही हो जाएगा। सिराज ने गुस्से के साथ उसे कहा, पीछे हट जाओ लीना। ऋतिक अचानक से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि सिराज दोबारा हमला कर पाता, ऋतिक ने उस पर अपना हमला कर दिया। तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझते हो लड़के। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कितने पावरफुल हो। ऋतिक की हरकतें देखकर सिराज ने हंसते हुए उससे कहा। उसकी नज़रों में ऋतिक की स्पीड काफ़ी कम थी और वो उसके हर हमले को आसानी से समझ पा रहा था। जब ऋतिक ने उस पर हमला किया तो सिराज न तो अपनी जगह से हिला और ना ही बचने की कोई कोशिश की। पलटवार में उसने एक पंच ऋतिक की ओर बढ़ा दिया। वो पंच दूर से देखने में काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर उसके पंच में एक असामान्य शक्तियाँ लिपटी हुई थी। सोर्स पावर। ऋतिक शॉक के मारे फ्रीज हो गया। ये इंसान केवल एक मिडल वॉरियर था और उसने पहले ही साधन तकनीक सीख की थी। वो पहले से ही सोर्स ऊर्जा को अपने शरीर में समा सकता था। अगले ही पल उसका पंच सिराज के पंच से लगने ही वाला था, लेकिन जैसे ही सिराज का पंच उसके करीब आया, सिराज ने तुरंत अपना पंच खोल दिया और ऋतिक की बाहें पकड़ ली। ठीक उसी समय उसने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और हड्डी चटकने जैसी आवाज़ माहौल में गूंज पड़ी। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और तेज दर्द के कारण उसका चेहरा लाल हो गया। उसके बाद सिराज ने ओना दाहिना पैर घुमाया और ऋतिक को जमीन पर गिर दिया। उसके पैर तोड़ दो। वे लोग जो आरव के साथ थे जोर से चिल्लाए, जबकि आरव को पहले ही मेडिकल लैब में भेज दिया गया था। सिराज ने देखा कि लीना बजाज गुस्से के साथ उसकी ओर ही आ रही थी तो उसने हवा में अपना एक हाथ लहराया। उसकी हाथ से एक हवा का झोंका बाहर निकला जिसके असर से लीना तुरंत जमीन पर गिर गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के, इस दिन को तुम हमेशा याद रखोगे, सिराज ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। फिर उसने अपना दाहिना पैर उठाया और ऋतिक के पैर के ऊपर रखने कहा। आज की दुनिया में भी अगर हड्डियां पूरी तरह से टूट जाती हैं तो उन्हें पहले जैसी स्थिति में वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है और अगली बार उन्हें प्रोस्थेटिक से बदलने की आवश्यकता हो सकती है। ऋतिक ने चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। कमज़ोर, वो अभी भी बहुत कमज़ोर था। रुक जाओ सिराज। जैसे ही सिराज ऋतिक के दाहिने पैर पर कदम रखने ही वाला था, एक आवाज़ उस एरिया में गूंजने लगी। सिराज उस दिशा में मुड़ गया जहां से आवाज़ आई थी और उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो रुका नहीं और ऋतिक पर वापस से बार करने लगा। पैंग, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी बार कर पाता, अचानक से उसे अपने शरीर पर एक फोर्स महसूस हुआ और वो कई कदम पीछे हट गया। एपिसोड 19 ऑब्जर्व सोर्स एनर्जी। इससे पहले कि सिराज कोई भी बार कर पाता, अचानक से उसे अपने शरीर पर एक फोर्स महसूस हुआ और वो कई कदम पीछे हट गया। सिराज, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रोफेसर राजीव ने सिराज से कहा और जब उन्होंने पाया कि ऋतिक ठीक है
तो उन्होंने एक राहत की सांस ली। ऋतिक के अंदर काफ़ी सुधार हुआ था और उनके हिसाब से अगर ऋतिक मेहनत करता है तो वो दुनिया के सबसे पावरफुल वॉरियर्स की रैंकिंग में जा सकता है। ये सच में अफसोस की बात होती अगर सिराज ऋतिक को हमेशा के लिए घायल कर देता और उन्हें सिराज पर काफ़ी गुस्सा सा रहा था। ओह, तो आप प्रोफेसर राजीव है, सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपने से नीची रैंक वाले स्टूडेंट पर अपना जोर दिखा रहे हो क्या, इसलिए तुम इतने पावरफुल हुए हो? प्रोफेसर राजीव के सख्ती के साथ सिराज से सवाल किया। प्रोफेसर राजीव सिराज की आदतों से काफ़ी परेशान थे, लेकिन सिराज मल्होत्रा फैमिली से था और मल्होत्रा फैमिली का इस एरिया में काफ़ी नाम था। साथ ही उन्होंने इस एकेडमी के निर्माण लिए काफ़ी खर्चा किया था। उसने सबसे पहले मेरे छोटे भाई आरव की कलाई तोड़ी, सिराज ने नर्म लहजे के साथ कहा। उसने ऋतिक को ऐसे देखा मानो किसी मारे हुए इंसान को देख रहा हो। एक बार जो उसने ठान लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही वो अभी ऋतिक के हाथ पैर नहीं तोड़ सका, लेकिन एकेडमी के बाहर या छुट्टियों के दौरान ऐसा कर सकता था। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रोफेसर राजीव हमेशा उसके साथ रहेंगे। सिराज भाई ने सही कहा, ऋतिक ने ही लहले हमें धमकाया था। आरव के कमीने दोस्तों ने भी सिराज की हाँ में हाँ मिलाई। पहले आरव ने ही कहा था कि वो लड़ाई करना चाहता गई और उसने भाई के सर पर हमला करने के लिए अपनी सबसे पावरफुल पंच तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे साफ पता चलता है कि आरव भाई की जान लेना चाहता था। लीना ने हल्के गुस्से के साथ प्रोफेसर राजीव से कहा। अब ये तो एकेडमी ही तय करेगी कि कौन गलत है और कौन सही। प्रोफेसर राजीव ने दोनों को शांत करते हुए कहा। उस एरिया में हर तरफ कैमरे लगे हुए थे और वे आसानी से ये पता लगा सकते थे कि गलती किसकी थी। सिराज ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया और वहां से जाने लगा। सिराज मल्होत्रा, मैं तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट बैटल करना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। ठीक उसी समय ऋतिक उठा और बेरहमी भरी मुस्कान के साथ सिराज से कहने लगा। सिराज एक पल को रुका और अपने पीछे पलटते हुए ऋतिक से बोला, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ऋतिक, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। जब प्रोफेसर राजीव ने ये सुना तो उसने तुरंत ऋतिक को इशारों से समझाना चाहा। मार्शल आर्ट की लड़ाई का दूसरा नाम जिंदगी और मौत की लड़ाई। दो लोग तब तक एक दूसरे से लड़ सकते थे जब तक कि दूसरा पक्ष हार नहीं मान लेता, और अगर कोई मारा जाता है तो ये उसकी ही गलती मानी जाती थी। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुझसे जिंदगी और मौत का मुकाबला करने की? ऋतिक ने सिराज से कहा। क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जान से मार पाओगे? सिराज ने हंसते हुए ऋतिक से कहा। 3 दिन बाद मार्शल आर्ट हॉल में मिलते हैं, इतना कहकर सिराज वहां से चला गया। बड़े भाई, ये मार्शल आर्ट बैटल क्या होता है? लीना ने घबराते हुए ऋतिक से सवाल किया। कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल सी फाइट है, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। फिर तो आप उसे अच्छे से सबक सिखाना और मेरी तरफ से उसे ऐसा धोना कि उसे अपनी नानी याद आ जाए, लीना ने हल्के गुस्से के साथ कहा। फिर उसने थोड़ा परेशान होते हुए उससे आगे कहा, और आप भी जल्दी से रिकवर हो जाए। उसकी बात सुनकर ऋतिक ने मुस्कुराते हुए हामी में ओना सर हिला दिया। तुम सचमुच उससे लड़ने जा रहे हो? प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक से पूछा। तुम्हारे अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और इतने कम समय में तुमने काफ़ी सुधार किया है, लेकिन सिराज मल्होत्रा जल्द ही एक ऑफिशियल वॉरियर बनने वाला है। अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हारे जीतने के चांस काफ़ी कम है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, ऋतिक ने ओना सर हिलाते हुए कहा। जब सिराज उस पर अपना कदम रखने वाला था तो इसे बर्दाश्त करना उसके वश में नहीं था, और अब वो उससे अपना बदला लेकर रहेगा। इसके अलावा पुराना ऋतिक को पहले भी काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। अपने कमरे में वापस आकर ऋतिक ने अपने बैग से दवा की बोतल निकाली और अपने टूटे हुए हाथ पर लगा ली। सबसे पहले वो उस दवा के असर को आजमाना चाहता था, वो उसे गिफ्ट पैक से हासिल हुई थी। ऋतिक काफ़ी सरप्राइज था ये देखकर कि उस दवा ने होना असर दिखा दिया था और उसका टूटा हुआ हाथ ठीक जीने लगा। जहां तक मार्शल आर्ट की लड़ाई में सिराज के साथ लड़ने का फैसला था तो ऋतिक ने इस बारे में काफ़ी सावधानी से सोचा था, और ये कोई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं था। उसकी फ्यूरी स्किल वापस से एक्टिवेट हो सकती थी और उसकी पावर्स भी तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए उसके जीतने के चांस ज़्यादा थे। हालांकि वो दवाई काफ़ी असरदार थी और उसकी टूटी हुई हड्डियां जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी ऋतिक ने आज भला तकनीक को सीखने के इस ख्याल को गिव अप कर दिया। इसके बजाय उसने रैपिड ग्रोथ स्किल कार्ड को बाहर निकाल लिया। क्या आप रैपिड ग्रोथ स्किल कार्ड का यूज़ करना चाहते हैं? कार्ड को निकालने के बाद ऋतिक को अपने दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन नजर आया। हाँ, सिस्टम ने तुरंत उल्टी गिनती शुरू कर दी। इस समय ऋतिक को लगा कि उसका दिमाग एकदम साफ हो गया था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कई चीज़ों का पता लगा सकता था जो वो पहले नहीं कर सकता था। ऋतिक तुरंत बिस्तर पर बैठकर ध्यान तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। सोर्स एनर्जी, जैसा कि उस तकनीक में लिखा हुआ था, ऋतिक ने उसी नियम का पालन किया, लेकिन फिर भी वो सोर्स ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाया। ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। अब उसे समझ आ रहा था कि एक ऑफिशियल वॉरियर बनना कितना मुश्किल था। ऋतिक ने अपने दांत पीस लिए और सोचा कि कैसे सिराज मल्होत्रा सोर्स ऊर्जा को अपने शरीर में समाने में काबिल हुआ होगा। ऋतिक ने अपने शरीर को आराम दिया और इसे महसूस करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल किया। ऋतिक ने अपने बाकी के ख्यालों को साइड कर दिया और ध्यान की तकनीक कर ध्यान लगाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके बिंदुओं में हल्की गर्माहट बढ़ रही थी, जिससे ऋतिक को मन ही मन थोड़ा अच्छा फील हो रहा था।
आखिरकार मैं सफल रहा, ऋतिक उठ खड़ा हुआ और खुशी के मारे दीवार में एक मुक्का मार दिया। आह, दर्द के मारे ऋतिक के मुंह से हल्की चीख निकल गई और उसकी सारी हंसी रोने में बदल गई। पहली सफलता के साथ ऋतिक ने फिर से ध्यान तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की। सोर्स एनर्जी उसके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी, हड्डी और कोशिका में लगातार बह रही थी। एपिसोड 20 ट्रेनिंग। सोर्स एनर्जी अभी बहुत कम थी, लेकिन निरंतर ध्यान लगाने के बाद उसका शरीर मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स एनर्जी को समाने में सक्षम हो जाएगा। शरीर को मजबूत बनाने के अलावा सोर्स एनर्जी को अपने शरीर में जमा भी किया जा सकता था, और जब कोई किसी तकनीक का यूज़ करेगा तो सोर्स एनर्जी की मदद से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। ऋतिक को पता था कि वो सोर्स एनर्जी को इसलिए अब्सॉर्ब करने में कामयाब हुआ था क्योंकि रैपिड ग्रोथ कार्ड ने इस काम में उसकी मदद की थी। साथ ही ऋतिक को एहसास हुआ कि सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करने से उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा था। हालांकि ये स्पीड काफ़ी धीमी थी और उससे एक घंटे में केवल 100 पॉइंट्स ही बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात में ये 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं इन सब से अलग ऋतिक द्वारा सिराज मल्होत्रा से मार्शल आर्ट मुकाबले की खबर पूरी एकेडमी में फैल गई थी। ऋतिक अल्हावत, उस बेचारे को तो पीट पीट कर मार डाला जाएगा। हाँ, मैं देखना चाहूँगा कि लड़ाई के दौरान सिराज उसे कैसे पीट पीट कर मार डालता है। क्या मजाक है, वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। क्लास 29 के अलावा भी बाकी के क्लास के स्टूडेंट्स को ये खबर किसी मजाक से कम नहीं लग रही थी। कई लोगों ने देखा था कि कैसे ऋतिक ने अभिनव खन्ना को हरा दिया था, लेकिन उनमें से अधिकांश को अभी भी यही लग रहा था कि वो बस उसकी अच्छी किस्मत की वजह से हुआ था। फिलहाल अभी 1 साल का सेशन समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए पावर रैंकिंग में ऋतिक अभी भी सबसे लास्ट रैंक पर था। ऋतिक सिराज मल्होत्रा से लड़ना क्यों चाहता है, जेम्स ने ऋतिक की सीट की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसने ऋतिक की पावर्स को देखा था, लेकिन फिर भी वो उतना पावरफुल नहीं था जितना कि सिराज मल्होत्रा था। बड़े भाई, तुम्हें उसे मारना ही होगा। नहीं, उसे मारना मत, आप उसके सारे अंग तोड़ देना, आरव ने सिराज से कहा। हालांकि उसका हाथ ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में 10 दिनों का समय कहने वाला था। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। वो केवल हमारी मल्होत्रा फैमिली को उकसाने के लिए अपनी मौत को दावत दे रहा है। सिराज ने अपना सर हिलाया और कहा। उसने चाय का एक घूंट लिया और थोड़ी ही देर बाद एक आदमी अंदर आया। छोटे मास्टर, ऋतिक अल्हावत इन 2 दिनों में सुबह से रात तक ट्रेनिंग ग्राउंड में दौड़ लगा रहा है। इसके अलावा उसने कुछ और नहीं किया, उस आदमी ने सिराज को इज्जत के साथ जवाब दिया। दौड़ लगा रहा है, सिराज ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। उस लड़ाई के बाद वो जानता था कि ऋतिक वास्तव में इतना बेकार भी नहीं था, और यहाँ तक कि उसके पास युद्ध की थोड़ी ताकत भी थी, वरना वो आरव की कलाई को तोड़ने में सक्षम नहीं होता। शुरू में सिराज ने सोचा था कि ऋतिक के पास उसे हराने का एक तरीका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। ब्रोंज स्किल ब्लास्ट फिस्ट, जैसा कि इसका नाम है, ये हवा में ब्लास्ट करती है और इसे करीब से लड़ने वाली लड़ाइयों में काफ़ी पावरफुल माना जाता है। ऋतिक ने खुद में बड़बड़ाते हुए अभ्यास करने के लिए सोना पंच लहराया। ये पंच ब्रोंज लेवल की एक स्किल थी, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति किसी सिल्वर लेवल की स्किल के बराबर थी। ऋतिक को ये स्किल लाइब्रेरी से हासिल हुई थी, जो धूल से सनी हुई एक कोने में रखी हुई थी। पहले तो ऋतिक को ये थोड़ा अजीब लगा, कोई भी इंसान इतनी पावरफुल स्किल को सीखना क्यों नहीं चाहता, लेकिन पूछताछ के बाद उसे पता चला कि इस स्किल का नाम ब्लास्ट पंच था। दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट पहुंचाना होता था। इस स्किल से होने वाले ब्लास्ट्स के असर से उसे यूज़ करने वाले को भी झटका लग सकता था। अगर इस स्किल को यूज़ करने वाला कमज़ोर हुआ तो फिर वो खुद को ही घायल कर लेगा। सुबह होने तक ऋतिक खुद को ट्रेन करता रहा था और सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहा। डिंग, कंग्रेचुलेशन मस्ती, आपने लेवल 11 हासिल किया है। अपने पावर स्क्रीन पर आ रहे शब्दों को देखकर ऋतिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गहराई से सोचने के बाद उसे लगा कि ये सही था। लगातार सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ऋतिक को और भी ज़्यादा पोटेंशियल हासिल होता गया, जिससे उसका लेवल बढ़ गया। ऋतिक ने तुरंत अपनी डिटेल्स चेक की। नाम ऋतिक अल्हावत, लेवल 11, एक्सपीरियंस 65, अगले लेवल में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 2,20,108, स्ट्रेंथ 78, फिजिक 50, स्पीड 52, स्किल सुपर आई स्किल फ्यूरी, एंगर पॉइंट्स 0 आउट और 100, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 699, पोटेंशियल पॉइंट्स 11। हम 11 पोटेंशियल पॉइंट्स इन्हें कहाँ जोड़ना चाहिए, इस बारे में थोड़ा और सोचने पर ऋतिक 10 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी फिजिक और 1 पोटेंशियल पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है। बहुत जल्द ऋतिक को एहसास हुआ कि उसके शरीर में हल्की एनर्जी बह रही थी। उसके शरीर पर जो बोझ था वो अब कम होता हुआ महसूस हो रहा था। ऋतिक ने अपनी पावर स्क्रीन पर देखा, जहां उसकी प्रोग्रेस 9500 पर पहुंच गई थी। हाय, ये अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। अपनी प्रोग्रेस को देखकर ऋतिक का रोने का मन कर रहा था। हालांकि वो बोझ अब कम हो गया था, लेकिन जो बोझ उसने झेला था वो उसके लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल था। ऋतिक वापस में अपने कमरे में लौट आया और बची हुई दावा अपने शरीर पर लगा ली।
ऋतिक को महसूस हुआ कि ब्लास्टिंग पंच तकनीक को सीखने से उसके सभी घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। ऋतिक वही पालती मारकर बैठ गया और सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा। ध्यान लगाने में एक्सपर्ट होने के बाद ऋतिक सोते हुए भी सोर्स एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता था। हालांकि वो स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही था। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप